Good evening, students. I hope all of you are very happy and your learning and your reading are also going very good. तो जैसा कि हम पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यही चैप्टर क्लास 10 में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर रहता है साइंस में। तो पिछले दिन हम क्या सीखे थे कुछ पुराने बात याद कर लेते हैं कुछ देर पहले। जैसा पिछले दिन हम सीखे थे द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ओके, एंड सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस एज वेल एज केमिकल चेंजेस। ऑल्सो वी लर्नड द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी हम लोग सीखे थे। अच्छा, और क्या सीखे थे? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या बदलाव आते हैं, व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये कुछ सीखे थे। उसमें क्या थे कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है, फिर क्या होता है, कलर चेंज होता है, कुछ गैस इवॉल्व होते हैं, प्रेसिपिटेट हमको मिलते हैं, और उसके साथ और भी कुछ डिफरेंसेस है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चेंजेस कुछ होते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ये सब हम सीखे थे। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग कुछ पहले सीख लेते हैं कि कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों मतलब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें, हमको इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना। ये तो सवाल आप लोगों के मन में आ ही रहा होगा कि सर सिंपल सा एक रिएक्शन था, उसको क्यों मतलब हम लोगों को मतलब क्या ऐसी नौबत आ पड़ी कि हम लोगों को वो बैलेंस करना होगा। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसमें एक मोटो होता है। क्या होता है? बोलते हैं ना, हर किसी काम का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे दिखाते हैं अभी आप लोगों को, ये है एक इक्वेशन, जैसे H2 और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं H2O, ठीक है, ओके। सो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिलाकर बना रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब पानी, वाटर। उतना डिफिकल्ट नाम तो याद रखने के लिए नहीं बोला गया है आप लोगों को। तो देखिए, ये जो है ये वाटर है, पानी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर पानी बन रहा है, ओके। लेकिन सवाल आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि कितने हाइड्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन एक साथ मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये सवाल तो आएगा ही महज। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करना मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब देखिए, ये अभी बैलेंस हो गया है, ओके। सो बैलेंसिंग में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये एक इक्वेशन है रिएक्शन का, इसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट, जितना मॉलिक्यूल रहेगा, राइट साइड में भी वही मॉलिक्यूल सेम अमाउंट में होगा, उसका नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर स्टूडेंट्स? देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 2 2 * 2 = 4। नीचे भी 2 है, बगल में भी 2 बैठा है, तो कितने होंगे यहाँ पर? ये 2 2 * 2 होंगे 4, तो 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखिए 2 2 * 2 4, 4 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है ऑक्सीजन 2। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन? यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, उसके आगे कौन बैठा है? 2 बैठा है, ओके। सो जितना नंबर हाइड्रोजन रिएक्शन के पहले था, उतना ही नंबर हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद में भी हम लोगों को मिलेगा, और जितना ऑक्सीजन रिएक्शन के पहले था उतना ही ऑक्सीजन हमको रिएक्शन के बाद भी मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी को हम बोलते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, ओके। तो जैसा कि ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कुछ बात हम लोगों को पहले जानना होगा। क्या जानना होगा? जैसे कि
ये जो एरो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एरो क्या सिंबलाइज करता है कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, इसको हम एरो से डिनोट करते हैं कि पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, फिर ये प्लस मतलब क्या है, प्लस मतलब दोनों में कुछ इंटरेक्शंस हुए। जैसे फैमिली ट्री अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर प्लस साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों में शादी हुई है, फिर उनसे कुछ बच्चे हुए। अच्छा, यहाँ पर भी प्लस का मतलब तो शादी यहाँ पर नहीं है, प्लस का मतलब केमिस्ट्री में बच्चों क्या है कि वहाँ पर रिएक्शन हो रहे हैं। ओके, वहाँ पर कोई शादी वादी नहीं हो रही। ओके, हंसो मत। यहाँ पर प्लस है मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर दोनों से ज़्यादा और भी हो सकते हैं, यहाँ पर तो अभी दोनों ही हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर सिर्फ एक भी हो सकता है। आगे हम उस बात पे चर्चा करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर एरो है, एरो मतलब क्या है कि इन दोनों के रिएक्शन से आगे जाकर क्या बनेगा। हम एरो कब देते हैं, जब हम इसको समझाना चाह रहे हैं कि हमको आगे जाना होगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अब हमको आगे जाना है। ओके, फर्दर हमको प्रोसीड करना है, तो उसको इसीलिए हम एरो से डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जो निकला, ठीक है, दोनों के रिएक्शन से जो बना वही हमको यहाँ पर दिखाना है। अभी एक बात देखो बच्चों कि यहाँ पर जो एरो है, इस एरो के इस तरफ, मतलब ये कौन सा वाला साइड है, लेफ्ट साइड। इन द लेफ्ट साइड द कंपाउंड्स और द एलिमेंट्स, जो कुछ भी है एरो के बाई तरफ या लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा है, आंख बंद करके उन लोगों को क्या कहोगे, ये कहोगे। रिएक्टेंट्स मतलब जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जिनको एक साथ रिएक्शन करवा के हम किसी केमिकल रिएक्शन को निपटाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन कौन से है, जोर से बोलो। हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। ओके, दोनों को ही मेंशन करना होगा, दोनों का नाम ही बोलना होगा रिएक्टेंट्स के जरिए। अगर एक का बोलोगे तो नहीं होगा। एरो के इस तरफ, एरो के लेफ्ट तरफ, एरो के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है माल मसाला, सब कुछ रिएक्टेंट है, वही आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स कौन है, जो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट को बनाते हैं। प्रोडक्ट कौन है, एरो के राइट साइड में, एरो के राइट साइड में या फिर दाहिनी तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो एक हो या अनेक हो, जो कुछ भी माल मसाला मतलब जो कुछ भी कंपाउंड एरो के राइट साइड में है वही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब जो बना है, रिएक्शन का प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, पानी, वाटर, यही यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो हम लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। समझ में आया? ओके। अच्छा, अब एक और बात, जब हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं तो पहले वो बैलेंस नहीं रहता। ओके, तो बैलेंस हम लोगों को वो बैलेंस करना होता है। तो क्या किया जाता था पहले, वो अगर बैलेंस हो जाए तो कई जगहों पर ये एरो को मिटा करके इक्वल्स साइन दिया जाता था। इक्वल मतलब क्या है, इस तरफ हर एलिमेंट्स के जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने एटम्स है, उस तरफ भी उसी एलिमेंट के उतने ही एटम हमको मिलेंगे। मॉलिक्यूल तो नहीं, सॉरी, एटम। मतलब इस इक्वल का मीनिंग है इस तरफ जितना मास है उस तरफ भी उतना ही मास होगा। जैसे हम दुकान में जाते हैं तो हाथ में जो व्यापारी है क्या लेते हैं, एक पल्ला लेते हैं, पल्ले के एक तरफ एक चीज़ रखते हैं, दूसरे तो उस तरफ वजन रखते हैं और नापते हैं। नाप तोल का जो पल्ला होता है, वैसा ही काम इस इक्वल्स टू साइन का भी है। हालांकि अभी इतना यूज़ में नहीं आता, तुम लोग भी अगर करोगे तो इक्वल्स टू देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग एरो ही रख सकते हो, ठीक है। पहले दिया जाता था इसको समझाने के लिए कि
इक्वल्स के राइट तरफ जितना मास है उस तरफ भी उतना ही मास होगा। मास मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ का जो भार होता है, मतलब कितना पदार्थ वहाँ पर है, कितना सब्सटेंस वहाँ पर है, कितना एलिमेंट्स है, मतलब सब्सटेंस का क्वांटिटी, इसको मास बोला जाता है। हालांकि तुम लोगों को पता ही होगा। तो देखो रिएक्शन के पहले हर एक एलिमेंट का जितना मास, जितना एटॉम था, रिएक्शन के बाद भी उस एलिमेंट का उतना ही मास या उतना ही एटॉम हमको देखने को मिलेगा। कोई भी मास, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज अपने आप से यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहे और कोई भी चीज अपने आप से यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे। ये कौन सा लॉ है, पढ़े होंगे शायद, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो क्या कहता है, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट वी कांट क्रिएट एनी मास और कांट डिस्ट्रॉय एनी मास। हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मास उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कभी कभी ये एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। मास और एनर्जी सेम ही है, जो कि आइंस्टाइन ने अपने बहुत ही फेमस इक्वेशन से समझाया था। कौन क्या था वो इक्वेशन? E इक्वल्स टू mc²। ओके, E मतलब एनर्जी और स्मॉल m मीन्स मास एंड कैपिटल C मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, हाउएवर ये तो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है हालांकि। तो क्या है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास एनर्जी में कन्वर्ट भी होता है, या फिर एनर्जी भी मास में कभी कभी कन्वर्ट होता है। ओके, लेकिन मास या एनर्जी किसी को भी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही मतलब मास का कंजर्वेशन लॉ है और इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कोई बोल सकता है कि सर रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे ही तो ठीक है, ना झंझट, ना ज़्यादा पढ़ाई, ना ज़्यादा प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पर इसको बैलेंस करना ही होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तुम लोगों का कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी लाइक दैट: to satisfy the law of conservation of mass, we must balance every chemical reaction. Okay, or in other words, balancing the chemical reaction satisfies the law of conservation of mass. So इसीलिए हम लोगों को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो कि यहाँ पर मेंशन करना होगा कि रिएक्शन में जब हम किसी भी सब्सटेंस को लिखते हैं तो उसके पास में फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर उसका जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट या फिर फेज है, उसको मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये गैस है। ओके जी, स्मॉल जी। ये भी क्या है? ऑक्सीजन। ये भी गैस है, इसको भी स्मॉल जी दे देते हैं। और ये क्या है? पानी। ये क्या है? गैस है, ये लिक्विड है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? स्मॉल l, मतलब ये लिक्विड है। अच्छा, अगर कुछ सॉलिड होता तो उसके बगल में क्या लिखते हम? स्मॉल s। अच्छा, और कोई अगर कंपाउंड पानी में घुले हुए स्टेट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? वो एक्वस स्टेट में है, इसलिए उसको लिखेंगे AQ। ब्रैकेट में AQ लिखना होगा। जैसे ऐसा, AQ मीन्स एक्वस। It symbolizes that any compound, whether it may be reactant or product, that is in soluted form in water. Okay, that is in a aqueous solution, and this compound is going to participate in the reaction in its soluted form. Okay. अच्छा, अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े थे कि
हम हर एक एलिमेंट को कुछ कुछ सिंबल और फॉर्मूले के ज़रिए डिनोट करते हैं। मतलब एलिमेंट्स को तो हम डिनोट करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, और कंपाउंड को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। आई होप all of you are capable to write down the formulas of any compound. Okay, let's try. ये बताओ, क्या होगा? बताना होगा तुम लोगों को, बताना तो नहीं, लिखना होगा। करो, ट्राई करो। देखो पहले क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca। अच्छा, अब क्या है कि इसका वैलेंसी क्या है, हम लोगों को पता है इसका वैलेंसी या चार्ज जो भी बोलो वो 2 है, और ये एक कैटायन है। कैटायन मतलब जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, उनको कैटायन बोला जाता है। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन या कैटायन को देते हैं, मतलब वो फॉर्म करते हैं, उनको किसी भी फॉर्मूला लिखने के समय में हम पहले लिखते हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में लिखते हैं। और जो एनायनिक पार्ट है, मतलब जो पार्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसको बाद में लिखते हैं या फिर राइट साइड में लिखते हैं। तो कार्बोनेट जो है, ये कार्बोनेट, ये एक रेडिकल है और ये एक एनायन है। ओके, अब इसका भी वैलेंसी कितना है, 2 ही है, इसका चार्ज भी -2 है, इसका चार्ज है +2 और कार्बोनेट का चार्ज है -2। तो हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CO3, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलकर -2 चार्ज वाला एक एनायन बनाता है, जिसको कार्बोनेट बोला जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट दिखने में ऐसा होता है। ओके, अब ऐसे ही ये हो गया। अच्छा, ये तुम लोगों को पता होना ही चाहिए पहले से। अगर अभी भी पता नहीं है तो जाओ और क्लास 9 का बुक पहले एक बार चेक करके इनको सीख लो कि कैसे फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो पूरे क्लास 10 का बेस ही नहीं बनेगा और कोई भी रिएक्शन तुम लोग कर नहीं पाओगे। मतलब मान लो कि एग्जाम में आया कि बेरियम सल्फेट के साथ किसी एक का रिएक्शन कराओ, वहाँ पर तो नाम लिखे होंगे, तुमको तो फॉर्मूला लिखकर उनका रिएक्शन करवाना होगा, फिर उसका बैलेंस भी करना होगा। अगर फॉर्मूलाज ही लिखने नहीं आते बच्चों तो कैसे रिएक्शन कर पाओगे, है ना। इसलिए फर्दर हम दूसरे टॉपिक पे जाए, इससे पहले तुम लोगों को क्लास 9 का एक बार चेक करके आना होगा कि क्या तुम सीखे थे। अगर याद है, बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी भी मतलब दिमाग में है तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को याद तो नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम लोग एक बार फिर से वो चेक करके आओ कि क्लास 9 में क्या सीखे थे हम लोग, ठीक है। और ये अगर तुम लोग नहीं सीख कर आए तो बहुत मार पड़ेगी। अच्छा, ये बताओ, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना होगा। कैसे लिखेंगे देखो, सोडियम का सिंबल क्या है, एनीवन, क्या होगा, सोडियम का सिंबल है Na। इसको नाइट्रोजन मत पढ़ना, नाइट्रोजन सिर्फ सिंगल N होता है। अगर N के पास स्मॉल a रहेगा तो वो सोडियम होगा। अब सल्फेट क्या है, सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है SO4, जिसका वैलेंसी या फिर चार्ज जो भी बोलो वो 2 है और -2 है, वो एनायन है और सोडियम कैटायन है। तो सोडियम का चार्ज क्या है, सोडियम का चार्ज है +1। ओके, और सल्फेट का चार्ज कितना है, -2। तो वैलेंसी तो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना होगा, एक सल्फेट एनायन को बैलेंस करने के लिए हमको 2 सोडियम कैटायन लेने पड़ेंगे, सोडियम प्लस। ओके, फिर SO4, ये है सल्फेट SO4, मतलब क्या हुआ,
Na2SO4, दो सोडियम और एक सल्फेट एक साथ मिलकर ये बनाते हैं सोडियम सल्फेट. ओके, बिकॉज सोडियम्स वैलेंसी इज ओनली 1 एंड सल्फेट्स वैलेंसी इज 2. ओके, तो ये सोडियम सल्फेट हो गया. एक और देता हूँ तुम लोगों को. आशा है कि तुम लोगों को याद आ गया होगा. अगर याद नहीं आया तो चेक कर लो. जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा. देखो, सिल्वर को एसआई मत लिखना, ठीक है. सिल्वर का जो मतलब सिंबल है वो एसआई नहीं है. एसआई मतलब वो सिलिकॉन का सिंबल है. सिल्वर को हम लिखते हैं एजी. एजी सुनो, तो ए कैपिटल ए और स्मॉल जी. ओके, एंड फिर नाइट्रेट कैसे लिखेंगे. नाइट्रेट हमको कहाँ मिला था, नाइट्रिक एसिड में. नाइट्रिक एसिड कैसा होता है दिखने में, ऐसा होता है HNO3. ये नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन का नाइट्रेट. ओके, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एक है, नाइट्रेट भी एक है, इसका वैलेंसी भी एक है और ये एनायन है. तो सिल्वर का कितना है वैलेंसी, जोर से बोलो. सिल्वर का भी 1 है, +1 है क्योंकि ये ऑब्वियसली कैटायोनिक पार्ट है. तो इसके बगल में हम नाइट्रेट को चिपका देंगे. ठीक है, दोनों का ही वैलेंसी क्योंकि सेम है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. इसका भी 1 है, उसका भी 1 है. तो AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनेगा. दिमाग में घुसा लो. तो बच्चों, अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर, जो है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना. ये बहुत आसान है, एक बार सीख लो तो आसान हो जाएगा. ठीक है, ट्रिक है कुछ जो कि तुम लोगों के NCERT के किताब में भी दिया हुआ है, वो भी मैं सिखा दूंगा. तो तुम लोगों को बहुत आसानी से ये आ भी जाएगा. ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है. बहुत बच्चे डर जाते हैं पहले कि सर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है, बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे पता नहीं चलेगा. लेकिन सच मानो कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी हार्डनेस नहीं है. बस मेरे ऊपर तुम लोगों को हिम्मत रखना है, भरोसा रखो. ठीक है, अपने ऊपर हिम्मत रखो और मेरे ऊपर भरोसा रखो. ठीक है, देखो. अच्छा, पहले ये बता दूं कि क्या है कि बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस करना किसको बोला जाता है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है, तो इसका डेफिनेशन तुम लोगों को मिल जाएगा. फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट becomes the same in the both sides, in the reactant side as well as in the product side. Okay, that is called a balanced chemical equation. अच्छा, अभी जैसे देखो एक रिएक्शन मान लो मैं लिख रहा हूँ. सपोज ये है रिएक्शन तुम लोगों का. ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है. क्या हो रहा है कि Fe मतलब क्या है, Fe मतलब आयरन, लोहा. ये Fe या आयरन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड आफ्टर द रिएक्शन इट प्रोड्यूसेस Fe3O4 along with हाइड्रोजन गैस. ओके,
सो इसको बैलेंस करना है। देखो अब बैलेंस करने के लिए देखो ये बैलेंस है कि नहीं ये पहले चेक करो, ठीक है। इन द रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी ऑफ आयरन एटम्स आर देयर, कितने आयरन के कितने एटम्स है? आयरन के यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, 1 एटम। इस तरफ कितने हैं? Fe3 मतलब 3 है। अच्छा, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, वहाँ पर भी 2 है, ये तो हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, वहाँ पर 4 है, मतलब आयरन और ऑक्सीजन का यहाँ पर मेलजोल नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको एक ट्रिक का सहारा लेना होगा। हालांकि मुझे तो नहीं लेना होगा, लेकिन तुम लोग तो अभी 9 सीखिए हो, इसलिए तुम लोगों को तो लेना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एलिमेंट। अच्छा रुको, देखो पहले लिखेंगे हम एलिमेंट, एक टेबल जैसा बनाना होगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम, ये एक होगा लेफ्ट साइड में एक होगा, और सेम राइट साइड में भी होगा। दोनों को हमको बैलेंस करना है, यही है केमिकल एक रिएक्शन के इक्वेशन को बैलेंस करना। अच्छा, यहाँ पर पहले क्या करना होगा तुम लोगों को, पहले ये चेक करना होगा कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है। देखो इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स है, पहले ये चेक करो। रिएक्शन देखो, इस टेबल को भूल जाओ, टेबल को बाद में देखना। इस रिएक्शन में पहले क्या है, देयर इज आयरन, ओके, 1 हो गया, हाइड्रोजन है 2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3 हो गया। वहाँ पर भी देखो सेम ही मिलेगा, चेंज नहीं है, आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो एलिमेंट्स 3 हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे जैसे Fe, फिर क्या लिखेंगे H एंड देन O। हो गया। अब देखो क्या होता है, Fe जो है, Fe मतलब ये क्या है, ये आयरन है। Fe क्या है, ये आयरन है, ठीक है। अब देखो आयरन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, ये तो लेफ्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट साइड मीन्स ऑलवेज रिएक्टेंट साइड। इन द रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी ऑफ आयरन एटम्स आर देयर, ओनली 1। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, ओके। यहाँ पर बस एक ही आयरन का एटम है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ आयरन एटम्स आर ओनली 1 एंड राइट साइड में कितने हैं, यहाँ पर चेक करो Fe3 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखो। अच्छा, अब चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ 2 है H2O, उस तरफ भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ बस 1 है H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, उस तरफ कितने हैं, 4 है, ठीक है। Fe3O4, नीचे 4 मतलब ऑक्सीजन 4 है। अच्छा, अब इनको हमको बैलेंस करना है। पहले Fe पे आते हैं, मतलब आयरन पे आते हैं। आयरन 1 है, हो गया 3, तो 1 को कैसे हम 3 बना सकते हैं, 1 को 3 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये 3 बन गया। अच्छा, 1 × 3 = ऑलवेज बिकम्स 3, ओके। अब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको हम अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 1,
और वहाँ पर हो गया 4। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या होगा, अब 4 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये होता है कि ऑक्सीजन को 4 करने से क्या होगा, करके दिखाता हूँ। अच्छा, पहले इसके आगे 3 लिखो, यहाँ पर दिखाया ना 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 लिखो। अब ऑक्सीजन को अगर 4 करना है तो इसके पहले 4 लिखना होगा, तो 4 लिखने से क्या होगा, हाइड्रोजन भी तो 4 गुना हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाइड हुआ, फिर हाइड्रोजन भी तो उसके साथ ही चिपका हुआ है, तो क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इंटू 4 क्या होगा, 8 हो जाएगा। ओके, अब जब ये 8 हो गया, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, तो इसको बैलेंस करने के लिए उस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन है इसको भी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 4। ठीक है, तो 4 इंटू 2 वहाँ पर भी क्या हुआ, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। यहाँ पर 3 आयरन है, वहाँ पर भी 3 आयरन है, 8 हाइड्रोजन है, वहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। इस टेबल में भी देख लो, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 8 8 एंड 4 4। ओके, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अब भी कुछ काम बाकी है, वो देख लो। आयरन क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड है, ऑब्वियसली बात है, तो स्मॉलेस्ट लिख दो। H2O क्या है, लिक्विड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर L लिख दो। अच्छा, अब ये जो है Fe3O4 ऑक्साइड है आयरन का, ये भी सॉलिड ही है, इसको भी सॉलिड लिख दो। और हाइड्रोजन जो है वो ऑब्वियसली बात है, तुम लोगों को पता ही है, गैस है, और हाइड्रोजन गैस है, हर गैस हल्का होता है, हाइड्रोजन और भी हल्का है, तो ये क्या होगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, ये एरो मतलब ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होके ये ऊपर उड़ जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन। समझ में आया, बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक दूसरा रिएक्शन तुम लोगों को मैं करवाता हूं, देख लो। ओके, रिएक्शन क्या है, Mg मतलब महात्मा गांधी नहीं, मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में, फिर ऑक्सीजन, ये ऑब्वियसली गैस है, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम का भी 2 है, तो दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाएंगे वो क्या होगा, MgO होगा, ये भी सॉलिड ही है। ठीक है, तो एक बात है, ये जो रिएक्शन है तुम लोगों के साइंस बुक के एकदम फर्स्ट पेज पे ये रिएक्शन है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, किस पे बर्न करेंगे, हवा में बर्न करेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो क्या होगा, एक राख जैसा चीज हमको मिलेगा, वो जलेगा। ठीक है, जलने के बाद वो एक सफेद राख बनाएगा, वही जो सफेद राख है वो MgO है। तो इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर ओनली 2 एलिमेंट्स है, उससे ज्यादा नहीं है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो 2 है, तो हम लिखते हैं Mg और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, लेफ्ट साइड में 1 है, उस तरफ कितने हैं, उस तरफ भी 1 है, ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, वहाँ पर 1 है। ओके, अब कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा, लेकिन यहीं पर समस्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, तो मैग्नीशियम को भी 2 से
गुना करना होगा। अब यहाँ पर 2 हो गया तो इस तरफ 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी हमको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, मतलब यहाँ पर भी हमको 2 बैठाना होगा इस मैग्नीशियम के पहले। देखो 2Mg प्लस O2, यहाँ पर भी क्या हुआ 2MgO, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, वहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, वहाँ पर भी 2 ही है, हो गया बैलेंस, ओके। अब एक और देखो, अभी जो रिएक्शन तुम लोगों को मैं देने वाला हूँ बहुत बड़ा रिएक्शन है, घबरा मत जाना, ठीक है, घबराना मत। देखो रिएक्शन क्या है, नोट करो। यह है रिएक्शन, बहुत बड़ा है लिखने में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये क्या है पता है, ग्लूकोज है। गर्मी के समय में जो ग्लूकॉन डी पीते हो वही है, C6H12O6, 6 कार्बन और उसके साथ 6 पानी के मॉलिक्यूल्स, ऐसा सोच लो। अच्छा, तो उसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ। ऑक्सीजन का रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हम जो खाना खाते हैं, जो कुछ भी हम खाए, वो हमारे शरीर में पचकर डाइजेस्ट होकर आखिरकार यही बनाता है, ग्लूकोज। और हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन उस खाने का जो मतलब आखिरी जो निकलता है न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, उसको डाइजेस्ट करने, उसको क्या करता है, उसको मतलब ऑक्सीडाइज करता है। हमारे खून के जरिए, त्वचा के नीचे जो नस नाड़ी है खून के, उनके जरिए हर एक टिश्यूज में, हर एक सेल में ये ग्लूकोज पहुंच जाता है, और उसके साथ क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, जो हम सांस लेते हैं उसके जरिए। वो ऑक्सीजन जाकर इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एलोंग विथ वाटर। और क्या मिलता है, हीट, एनर्जी। जो हम खाना खाते हैं इसलिए ताकत मिलता है शरीर में, इसी के कारण से। हमारा शरीर गर्म क्यों रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं, उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन शरीर के हर एक टिश्यूज में जाकर क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हमारे सांस के जरिए निकल जाता है। पानी बनता है जो कि यूरिन के जरिए निकल जाता है, और क्या बनता है, हीट बनता है, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। अच्छा, ये तो बायोलॉजी की बात हो गई, हालांकि मैं बायोलॉजी का टीचर तो हूँ नहीं, केमिस्ट्री का ही हूँ। अच्छा, अब देखो इसको बैलेंस करना है। कितने यहाँ पर एलिमेंट्स है, 3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देख लो, तो 3 है, तो लिख लो पहले कार्बन
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 है। अच्छा, अब यहां पर देखो लेफ्ट साइड में कितने हैं कार्बन, 6 है। उस तरफ कितने हैं, 1 है बस। ओके, अब इस तरफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। उस तरफ बस 2 है। इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2, 8 है। ऐसे नहीं लिखेंगे, जब एक ही एलिमेंट दोनों अलग अलग जगहों पर रहे तो उसको एक साथ ऐड करके नहीं लिखना, ऐसे लिखना। कैसे लिखना, 6 + 2। ओके, यहां पर कितने हैं, 2 + 1। ये हो गया। ऑक्सीजन यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन एक साथ जोड़ के नहीं लिख सकते। 6 + 2 ऐसे लिखो, यहां पर 6 है, वहां पर 2 है, ऐसे लिखो। और यहां पर 2 है, वहां पर 1 है, 2 + 1। अगर बाद में हमको किसी भी कंपाउंड में मल्टीप्लिकेशन करना हुआ तो ये ध्यान में रखना होगा। अच्छा, अब देखो इस तरफ 6 है, वहां कैसे हम इक्वल कर सकते हैं कार्बन को, इस तरफ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 और 6 समान हो गया। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी फिर क्या होंगे, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, 6 CO2। अच्छा, हो गया, पहला काम निपट गया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, 12। उस तरफ बस 2 है, तो क्या कर सकते हैं, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस में आ जाएगा। हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन क्या है, ये पूरा गड़बड़ा गया है। ऑक्सीजन इस तरफ तो 6 + 2 8 है, वहां पर कितने हैं, 6 × 2 12 एंड देन ऑल्सो 6, 18 ऑक्सीजन्स आर देयर। सो जब 18 ऑक्सीजन हो गए यहां पर, अच्छा इसको, इसमें थोड़ा चेंजेस लाना होगा। क्या चेंज लाना होगा, जैसा कि हमने किया है, ये तो अभी ऐसा नहीं रहेगा। हम क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 था, 2 × 6 ये हुआ प्लस 6 × 1 ये हो गया। पहले क्या था, इस तरफ, सॉरी ऐसे लिखो, 1 × 6। अच्छा, क्या था, पहले यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, उसको 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 6 हुआ। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो कितने हुए, 18 हुए। 18 हुआ कि नहीं, मैथ करके देखो। एक ही बायोलॉजी के क्लास, एक ही केमिस्ट्री के क्लास में बायोलॉजी भी तुम लोगों को मिल रहा है और मैथ भी मिल रहा है। अच्छा, तो 2 × 6 12 + 6 18 हो गया। अब इस तरफ देखो, इस तरफ हम क्या कर सकते हैं, ये 6 है, इसको छेड़खानी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, इसलिए इसमें कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। छेड़खानी करना है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला बैठा है, इसके साथ छेड़खानी करते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी टोटल 18 ही हो जाएगा। ये 6 यहाँ पर पहले से ही था, और 2 × 6 12 हो गया, 12 और 6 को जोड़ने से 18 हो गया। हुआ नहीं कि बैलेंस हुआ। ओके, अच्छा अब देखो, अब मिला के देखो, कार्बन 6 है, 6 कार्बन, वहाँ पर भी 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 6 × 2 12। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 6 और 6 × 2 12, 6 × 2 12 + 6 means 18 oxygens in the left side as well as in the right side, 6 × 2 12 and 6 oxygens are there. By addition we will get 18 oxygen. यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन है, वहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन है। मतलब कुछ भी उठा लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हर कोई एलिमेंट राइट साइड में जितना है लेफ्ट साइड में भी उतना है। अगर ये मिल गया, बैलेंस हो गया, एक ही नंबर तुमको दिखने को मिला, हर एक एलिमेंट का एटम का नंबर,
इक्वल है दोनों तरफ, तो समझो तुम्हारा बेटा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो बैलेंस हो ही गया। अच्छा, अभी ये देखो ये बैलेंस हो चुका है। अच्छा, एक बात सवाल ये है कि यहाँ पर हमने हर किसी पर ये एक्वास एक्वास क्यों लिखा, ये C6H12O6 ग्लूकोज, उसके बगल में भी एक्वास लिखा, ऑक्सीजन जो कि गैस है इसके बगल में भी एक्वास लिखा, इसके बगल में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है यहाँ पर भी एक्वास लिखा, पानी तो है लिक्विड उसको नहीं लिखा। अच्छा, इसका कारण है कि ये बायोलॉजी का कुछ मामला है, जब हमारे शरीर में रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ग्लूकोज किस में घुला हुआ है, खून में घुला हुआ है, फिर वो टिश्यू और हर एक सेल तक जाएगा, वहाँ पर फ्लूइड रहेगा जिसमें क्या होगा, पानी ही होगा, पानी में घुला हुआ है, इसलिए वो एक सॉल्यूशन जैसा है, एक्वस। ओके, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें ये रिएक्शन हो रहा है। फिर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम तो लेते हैं गैस के रूप में जब हम सांस लेते हैं, लेकिन वो खून में घुल जाता है, फिर हर एक टिश्यूज में पहुंच जाता है, किस फॉर्म में, एक सॉल्यूटेड फॉर्म में, जो कि हमारे खून बोलो या फिर वो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें सॉल्यूटेड फॉर्म में वो पहुंच जाता है, इसलिए ऑक्सीजन भी यहाँ पर एक्वस है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होते हुए भी वो सॉल्यूटेड है पानी में या फिर फ्लूइड में, हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड है उसमें, तो इसलिए वो भी एक्वस है। पानी तो है ही लिक्विड और उसके साथ हीट बन रहा है, ये ज़रूर मेंशन करना होगा, मेंशन रहेगा ही, क्योंकि यही मतलब इस रिएक्शन का असली प्रोडक्ट है, हीट, जिससे हम लोगों को ताकत मिलता है। ठीक है, तो आशा है कि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि तुम लोगों ने ये कितना सीखा। अब ये जो रिएक्शन को बैलेंस करना तुम लोगों ने सीखा, यहाँ से तुम लोगों को मैं 2 होमवर्क दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसका सॉल्व मैं तुम लोगों को करवा दूंगा, हालांकि तुम भी कोशिश करना, लिख लो। Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके साथ HCl। ये पहला है और दूसरा है ये PbNO3(2). Pb मतलब क्या है, लेड नाइट्रेट। इस पर हीट देना होगा, हीट को हम ट्रायंगल के जरिए डिनोट करते हैं। ओके, ये हीट देने से टूटकर बनाएगा लेड ऑक्साइड, PbO, लेड मोनोक्साइड। ओके, फिर बनाएगा NO2 सॉरी, NO3 तो नहीं, NO2, ये गैस है, ये उड़ जाएगा, उसके साथ क्या देगा, ऑक्सीजन भी देगा, ये भी उड़ जाएगा। ओके, सो ये दोनों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके आना होमवर्क रहा। इन दोनों को अगर तुम लोग सॉल्व कर पाओ तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोगों ने अच्छी तरह से आज का क्लास किया और सीखा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो टाटा, गुड बाय।